जोशीमठ भूधसाव सुर्खियों में क्यों? उत्तराखंड के जोशीमठ को भूस्खलन और भूधसाव प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। अन्य संबंधित तथ्य: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र द्वारा जारी किए गए उपग्रह चित्रों से पता चला है कि जोशीमठ केवल 12 दिनों में तीव्र गति से 5.4 सेमी धंस गया है। भूधसाव की यह घटना 2 जनवरी से संभावित धसाव के साथ शुरू हुई थी। रिपोर्टों के अनुसार जोशीमठ के 600 से अधिक घरों में बड़ी दरारें आ गई हैं। इस कारण अब ये घर रहने लायक नहीं रह गए हैं। यहाँ की सड़कें और खेत भी समान रूप से प्रभावित हुए हैं। भूधसाव के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार पृथ्वी की उपसतह से भू सामग्रियों को हटाने या उनके विस्थापन के कारण पृथ्वी की सतह का क्रमिक रूप से धंसना या अचानक धसाव को भूधसाव कहते हैं। भूधसाव एक वैश्विक समस्या है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2040 तक भूधसाव से विश्व की 8% सतही भूमि प्रभावित होगी। दुनिया भर के 21% प्रमुख शहरों में लगभग 1.2 बिलियन लोग रहते हैं। भूधसाव अक्सर जल, तेल, प्राकृतिक गैस या खनिज संसाधनों को पंपिंग, फ्रैंकिंग या खनन गतिविधियों द्वारा जमीन से बाहर निकालने के कारण होता है। इसके अलावा यह प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि भूकंप, मृदा का संपीड़न, कटाव और गोलरंध्र के निर्माण आदि के कारण भी हो सकता है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया भर में 80% से अधिक भूधसाव अत्यधिक भूजल निकासी के कारण होता है। जोशीमठ में भूधसाव के कारण अवस्थिति और स्थलाकृति। जोशीमठ पहाड़ी के मध्य भाग में ढलानों पर स्थित है। यह निम्नलिखित से घिरा हुआ है। यह पश्चिम में कर्मनाशा और पूर्व में ढकनाला नदियों से घिरा हुआ है। जोशीमठ के दक्षिण में धौली गंगा और उत्तर में अलकनंदा नदियां बहती हैं। उत्तराखंड में जोशीमठ का महत्व: बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग गंतव्य औली जैसे प्रसिद्ध तीर्थस्थलों का प्रवेश द्वार। यहाँ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख मठों में से एक स्थित है। अन्य 3 द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है और यहाँ सेना की सबसे महत्वपूर्ण छावनियों में से एक स्थित है। क्या आप जानते हैं, भूमि के धसाव का तात्पर्य जमीन की सतह के क्रमिक रूप से नीचे धंसने से है, जबकि भूस्खलन का अर्थ है अचानक और तीव्र गति से मृदा एवं चट्टानों का नीचे की ओर खिसकना, गति करना। भूमि के धंसने या भू निमज्जन के प्रभाव। अवसंरचना को नुकसान। भूधसाव से प्रभावित क्षेत्र में बनी इमारतों, सड़कों और अन्य संरचनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। बाढ़। जैसे जैसे भूधसाव होता है, धरातल की ऊंचाई कम होती जाती है। इससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। भूमि की हानि। भूमि के धंसने से उत्पादक कृषि भूमि, वन्य जीव पर्यावास और मनोरंजक स्थलों आदि का नुकसान हो सकता है। भूकंपीय गतिविधि के खतरे में वृद्धि। कुछ मामलों में भूधसाव भूकंप जैसी भूगर्भीय गतिविधि के जोखिम को बढ़ा सकता है। शहर के आसपास। शहर के आसपास का क्षेत्र अत्यधिक भारी सामग्री की मोटी परत से ढका हुआ है, जिस कारण यह धसाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किए गए अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 12 मासी जलधारा ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और कम मजबूती से आपस में जुड़ी अत्यधिक अपक्षयित चट्टानें इसे भूस्खलन संभावित क्षेत्र बनाती है। भूविज्ञान जोशीमठ वक्रीयता थ्रस्ट पर स्थित है। यह एक विवर्तनिक भ्रंश रेखा है। साथ ही यह स्थान मुख्य भूगर्भिक भ्रंश रेखा मेन सेंट्रल थ्रस्ट और पांडुकेश्वर थ्रस्ट के भी बहुत निकट है। इस कारण से यह क्षेत्र विवर्तनिक गतिविधियों से संबंधित दशाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इसके अलावा यह शहर प्राचीन भूस्खलन मलबे पर निर्मित शहर है, अर्थात यह चट्टान के बजाय रेत और पत्थर के जमाव पर टिका हुआ है, जिनमें भार को वहन करने की क्षमता अधिक नहीं होती है। अनियोजित निर्माण। अगस्त 2022 में जारी की गई यूएसडीएमए सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र की वहन क्षमता पर ध्यान दिए बिना अनियोजित विकासात्मक गतिविधियों ने जोशीमठ में ढलान की अस्थिरता से संबंधित समस्याओं को बढ़ाने में योगदान दिया है। अनियोजित और अनधिकृत निर्माण के कारण जल का प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप बार बार भूस्खलन की घटनाएं घटित हो रही हैं। अकुशल जल निकासी। जोशीमठ के बेहतर जल निकासी व्यवस्था के अभाव के कारण प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों से संबंधित जल अपशिष्ट धरातल में रिसता रहता जाता है। इसके परिणाम स्वरूप धरातल संगठन कमजोर होता जाता है। जलवायु परिवर्तन का बल गुणक के रूप में कार्य करना। आईपीसीसी की रिपोर्ट 2019 और 2022 में सूक्ष्मता से आकलन किया गया है कि हिमालयी क्षेत्र आपदाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। अन्य कारक। एनटीपीसीज की तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना। जोशीमठ में बढ़ती आबादी और पर्यटन। क्या किया जा सकता है? निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध। विशेषज्ञ इस क्षेत्र में निर्माण और पनबिजली परियोजनाओं को पूरी तरह से बंद करने की सलाह देते हैं। मृदा की भार वहन क्षमता की जांच के बाद ही भारी निर्माण कार्य की अनुमति दी जानी चाहिए। सड़क की मरम्मत और अन्य निर्माण कार्य के लिए सलाह दी जाती है कि पहाड़ को खोदकर या विस्फोट करके बोल्डर यानी बड़े आकार के पत्थर को न हटाया जाए। विस्तृत जांच करना। विशेषज्ञों ने इस क्षेत्र की वहन क्षमता निर्धारित करने के लिए इस क्षेत्र की विस्तृत भूतकनीकी और भूभौतिकी जांच करने की बात कही है। टाउन प्लानिंग को संशोधित करना। टाउन प्लानिंग को नए पर्वतीय कारकों और भौगोलिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाना चाहिए। जोशीमठ के लिए एक जोखिम संवेदनशील शहरी विकास योजना विकसित की जानी चाहिए। जोशीमठ के पास निर्माण परियोजनाएं। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना। यह धौली गंगा नदी पर बनाई जा रही 520 MW की रन ऑफ रिवर परियोजना है। BRO की हेलंग मारवाड़ी बाईपास परियोजना। बद्रीनाथ की दूरी कम करने के लिए हेलंग से मारवाड़ी तक 6 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। चार धाम परियोजना में बद्रीनाथ राजमार्ग। यह चार धाम परियोजना का एक हिस्सा है। चार धाम रेल और सुरंग परियोजना। उत्तराखंड में 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के लिए कम से कम 17 सुरंगों के निर्माण की आवश्यकता है। इसमें निकास और मुख्य सुरंग, गिट्टी रहित ट्रैक और 35 पुल शामिल हैं। भारत में भूधसाव को रोकने के लिए किए गए उपाय। भूजल निकासी का विनियमन। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण भूस्खलन को रोकने के लिए अतिदोहन वाले और संवेदनशील क्षेत्रों में भूजल निकासी को विनियमित कर रहा है। हाल ही में भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ने उत्तर भारत में भूधसाव के प्रभाव का
अध्ययन करने के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सुदूर संवेदन और जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस प्रौद्योगिकियों का अति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया जाता है। बड़े स्तर की अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी और विनियमन, बड़ी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी में अग्रिम चेतावनी, टेलीमेट्रिक सिस्टम की स्थापना, आपदा प्रबंधन योजना जैसे सुरक्षा उपायों से संबंधित परियोजना विशिष्ट शर्तें निर्धारित की गई हैं। खान मंत्रालय भूधसाव को रोकने के लिए खनन गतिविधियों को विनियमित करता है। क्षेत्र में पुनः पौधरोपण, मिट्टी की क्षमता को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों ने इस क्षेत्र में विशेष रूप से संवेदनशील स्थलों पर पुनः पौधरोपण की सिफारिश की है। मिट्टी और जल संसाधनों के संरक्षण हेतु पेड़ तथा घास लगाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए। टाउनशिप को इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी और चारकोल की आपूर्ति के लिए पेड़ों की कटाई को सख्ती से विनियमित किया जाना चाहिए। निष्कर्ष: जोशीमठ में भूधसाव संकट की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों, विशेषज्ञ तथा राज्य सरकार लघु, मध्यम और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार कर रही है। सरकार को अन्य सभी संवेदनशील स्थलों पर भी मरम्मत और बहाली के प्रयासों की आवश्यकता का आकलन करना चाहिए। महेश चंद्र मिश्रा समिति, 1976। सरकार ने हिमालयी सीमा के निकट भूधसाव के सर्वेक्षण के लिए MC मिश्रा समिति गठित की थी। समिति की रिपोर्ट के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं। जोशीमठ एक पुराने भूस्खलन क्षेत्र पर स्थित है और इस क्षेत्र में भार को वहन करने की क्षमता अधिक नहीं है। अगर विकासात्मक गतिविधियां निरंतर जारी रहीं तो जोशीमठ धंस सकता है। सिफारिशें: भारी निर्माण कार्य, ढलानों पर कृषि व वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया जाए। धरातल के माध्यम से वर्षा जल के रिसाव को रोकने के लिए पक्की जल निकासी प्रणाली का निर्माण। कुशल सीवेज सिस्टम और कटाव को रोकने के लिए नदी के किनारों पर सीमेंट ब्लॉक का निर्माण करना। भारत में बड़े बांध सुर्खियों में क्यों? संयुक्त राष्ट्र के एक नए अध्ययन में बताया गया है कि तलछट के जमाव के कारण 2050 तक भारत में लगभग 3700 बंधों की कुल भंडारण क्षमता में 26% तक की गिरावट आएगी। अन्य संबंधित तथ्य: UNOWEH द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि 2050 तक 150 देशों के बड़े बांध की कुल भंडारण क्षमता में 26% की गिरावट आएगी। इसका कारण बांधों में तलछट का बढ़ता जमाव है। तलछट के जमाव के कारण पहले ही दुनिया भर में लगभग 50,000 बड़े बांधों की संयुक्त आरंभिक भंडारण क्षमता में अनुमानतः 13 से 19% तक की कमी आई है। इससे पहले 2015 में केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि 50 वर्षों से अधिक पुराने 141 बड़े जलाशयों में से 1/4 की आरंभिक भंडारण क्षमता में कम से कम 30% की कमी आई है। बड़े बांधों से संबंधित मुद्दे: संरचनात्मक मुद्दे, पुराने होते जा रहे बड़े बांध। कई बड़े बांध लगभग आधी सदी पहले बनाए गए थे। इस तरह के बड़े बांध धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नदी की लहरों, गाद, रेत और बजरी से घर्षण के कारण कंक्रीट और स्टील जैसी निर्माण सामग्री खराब हो जाती है। अवसादीकरण: बांधों के पीछे जमा होने वाली तलछट जलाशय की जल भंडारण क्षमता को कम कर देती है। इससे बिजली उत्पादन, सिंचाई और पेयजल आपूर्ति में कमी आती है। जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय संस्थान। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय संस्थानों में से एक है। UNOWEH संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय संस्थानों में से एक है। यह
संस्थान यूएन की एक शैक्षणिक शाखा है। यह यूएनयू में एकमात्र संस्थान है जो पूर्णतः और विशेष रूप से जल संबंधी मुद्दों पर केंद्रित है। यही यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑन वाटर, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, यह यूएनयू में मुद्दों पर केंद्रित है। यूएनयू इन वे का उद्देश्य जल से संबंधित उन गंभीर चुनौतियों को हल करने में मदद करना है जो संयुक्त राष्ट्र, इसके सदस्य देशों और उनके नागरिकों की चिंता का विषय है। बांधों के लाभ: पेयजल और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए जल आपूर्ति, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, अंतर्देशीय नौवहन, मनोरंजक गतिविधियाँ। तलछट के जमाव से बांध की संरचनात्मक मजबूती भी प्रभावित होती है। साथ ही इससे बांध के आगे पड़ने वाले इलाकों में बाढ़ का जोखिम बढ़ता है। भूकंपीय सुभेद्यता: भारत में बड़े बांध प्रायः भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में बनाए गए हैं, जिससे वे भूकंप के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। पर्यावरणीय मुद्दे: पर्यावरणीय प्रभाव: इनके कारण वन्य जीवों के पर्यावासों की हानि, नदी के पारितंत्र में बदलाव और संबंधित क्षेत्र के जल विज्ञान में परिवर्तन सहित पर्यावरणीय प्रभाव सामने आते हैं। जलवायु परिवर्तन: बांध से मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है जो जलवायु परिवर्तन में योगदान कर सकती है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव: विस्थापन: भारत में 156 बड़े बांधों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि बड़े बांधों से जलमग्न प्रत्येक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लगभग 154 लोगों के विस्थापन का कारण बनता है। सांस्कृतिक हानि: बड़े बांधों के निर्माण का स्थानीय समुदायों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इसमें पवित्र स्थलों का नुकसान, सांस्कृतिक परंपराओं में व्यवधान और ऐतिहासिक स्थलों का विनाश शामिल है। राजनीतिक मुद्दे: इससे जल की कमी महसूस की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में संघर्ष हो रहे हैं। भाखड़ा नांगल बांध से जल के आवंटन को लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच विवाद है। अन्य मुद्दे: बड़े बांधों का निर्माण अक्सर महंगा होता है, जिससे लागत में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। बांधों से टाइफस, टाइफाइड, बुखार, मलेरिया और हैजा जैसी जल जनित बीमारियों में वृद्धि हो सकती है। बांधों की मरम्मत और रखरखाव के लिए धन की कमी: बांधों की अधिकतम भंडारण क्षमता यूएससी, उपयोग योग्य सतही जल यूएसडब्ल्यू और अधिकतम सकल सिंचाई क्षमता यूजीआईपी के संबंध में जानकारी का अभाव है। भारत में बड़े बांधों के लिए की गई पहल: बांध सुरक्षा अधिनियम 2021, यह चयनित बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव तथा उनके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। इसमें सभी चयनित बांधों के लिए व्यापक बांध सुरक्षा आकलन का प्रावधान किया गया है। इसके तहत बांध स्वामियों द्वारा गठित विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल द्वारा आकलन किया जाना चाहिए, अनिवार्य है। बड़े बांधों के बारे में: इसमें बांध की नींव के निम्नतम बिंदु से शीर्ष बिंदु तक 15 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले बांध शामिल होते हैं। कुछ शर्तों के साथ 10 से 15 मीटर ऊंचाई वाले बांध भी इस श्रेणी में शामिल होते हैं। वैश्विक परिदृश्य: बड़े बांधों की संख्या: यूएसए में चीन में 23,842 बांध, ब्राज़ील में 1433 बांध, भारत में 5,254 बांध, जापान में 3,112 बांध। भारत में बड़े बांध परिचालनरत 5,264, निर्माणाधीन 437। राज्यवार वितरण: शीर्ष 5 राज्य बांधों की संख्या: महाराष्ट्र 2,354, मध्य प्रदेश 906, 632, गुजरात, छत्तीसगढ़ 258, कर्नाटक 231।
राष्ट्रीय महत्व के बांध: 100 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले बांध, 1 बिलियन क्यूबिक मीटर एवं उससे अधिक की सकल भंडारण क्षमता वाले बांध। भारत में ऐसे 65 निर्मित और 11 निर्माणाधीन बांध हैं। जलाशय में अवसादीकरण: अवसादीकरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके तहत जल का प्रवाह मिट्टी, रेत और चट्टानों के टुकड़े अपने साथ नदी के मार्ग में आगे की ओर बहते हुए ले जाता है। तत्पश्चात ये नदी के तल पर या बांध के कारण बने जलाशय के तल पर जमा होने लगते हैं। हिमालयी क्षेत्र में अवसादीकरण की समस्या विशेष रूप से अधिक होती है। यहाँ के पहाड़ों में अपरदन दर उच्च होने के कारण नदियाँ बड़ी मात्रा में तलछट लेकर प्रवाहित होती हैं। अवसादीकरण की समस्या को कम करने के लिए कई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे तलछट फ्लैशिंग, डिसिल्टिंग, तलछट बाईपास टनल आदि। हालांकि इन तरीकों की लागत अधिक है और इनकी प्रभावशीलता भी सीमित है। बड़े बांधों के लिए रजिस्टर: केंद्रीय जल आयोग बांध स्वामियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार बड़े बांधों के राष्ट्रव्यापी रजिस्टर यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम्स का संकलन और रखरखाव करता है। बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना: इसका उद्देश्य चयनित मौजूदा बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन में सुधार करना तथा भाग लेने वाले राज्यों, कार्यान्वित एजेंसियों के बांध सुरक्षा संबंधी संस्थागत ढांचे को मजबूत करना है। वेब आधारित टूल्स: CWC ने डैम हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन धर्मा और सिस्मिक हैजार्ड एनालिसिस इंफॉर्मेशन सिस्टम सेसिस नामक वेब आधारित परिसंपत्ति प्रबंधन टूल्स विकसित किए हैं। बांधों के सुरक्षा निरीक्षण के लिए दिशा निर्देश: इन दिशा निर्देशों का प्राथमिक उद्देश्य बांध स्वामियों, बांध इंजीनियरों और अन्य पेशेवरों को बांध निरीक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाने तथा उन्हें लागू करने में मदद करने के लिए जानकारी देना है। आगे की राह: बांधों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों के लिए उपाय: वैश्विक बांध आयोग ने बांधों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों के समाधान के लिए 7 चरणों की सूची जारी की है। बड़े बांधों को बंद करना: संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े बांधों की अप्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए 1998 से ही बड़े बांधों को बंद करने की दर उनके निर्माण की दर से अधिक हो गई है। भारत को बांधों को बंद करने, नदी की अकारिकी और जल भंडारण संरचनाओं के पुनर्निर्माण की व्यवहार्यता पर दीर्घकालिक शोध करना चाहिए। एकीकृत जल प्रबंधन: जल प्रबंधन के लिए एक एकीकृत और संधारणीय योजना विकसित करना चाहिए। इसमें जल विज्ञान संबंधी इकाइयों को ध्यान में रखते हुए संबंधित विषयों जैसे मृदा प्रबंधन, भूमि उपयोग आदि को शामिल करना चाहिए। जानकारी एकत्र करने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग: बांध की संरचना और जलाशय की तल का निरीक्षण करने के लिए रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल का उपयोग किया जाना चाहिए। बांध के आगे पड़ने वाले प्रवाह क्षेत्र का मानचित्रण के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है। नीतियों में संशोधन: पुराने बांधों के मद्देनज़र सामने आने वाले संकट की पहचान करते हुए मौजूदा नीतियों, योजनाओं और जल प्रबंधन के तरीकों में तत्काल संशोधन की आवश्यकता है। जल क्षेत्रक से संबंधित व्यापक क्षति और परस्पर संबंधित क्षेत्रकों पर इसके प्रभाव को विभिन्न नीतियों में मान्यता दी जानी चाहिए। बड़े बांधों के विकल्पों का आकलन करना: देश के जल नीति निर्माताओं, योजनाकारों और जल प्रबंधकों को निष्क्रिय बड़ी जल भंडारण संरचनाओं के विकल्पों की खोज करनी होगी। कुछ विकल्प इस प्रकार हैं: अलग अलग क्षमताओं की जल भंडारण संरचनाओं के निर्माण के लिए स्थलों का चयन करना,
मध्यम या लघु सिंचाई आधारित लघु भंडारण संरचनाओं का निर्माण करना, जलभृतों के पुनर्भरण और जल को भूमिगत संग्रहित करने के लिए तंत्र की पहचान करना। विश्व बांध आयोग द्वारा निर्धारित 7 रणनीतिक प्राथमिकताएं। लोगों की सहमति प्राप्त करना, विकल्पों का व्यापक विश्लेषण करना, वर्तमान बांधों का ध्यान रखना, नदी तंत्र और आजीविका को बनाए रखना, सीमा पार नदियों का जल साझा करना, नियमों का पालन सुनिश्चित करना, अधिकार को मान्यता देना और लाभ साझा करना। अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट सुर्खियों में क्यों? पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ग्रेट निकोबार द्वीप में 41,000 करोड़ रुपए की मेगा अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (ICTP) के लिए बोलियां आमंत्रित की है। यह परियोजना ग्रेट निकोबार द्वीप के गलाथिया खाड़ी पर निर्मित की जाएगी। अन्य संबंधित तथ्य। ICTP की योजना ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र विकास का हिस्सा है। इसे 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। चरण 1 में 4 मिलियन TEUs की हैंडलिंग क्षमता का निर्माण किया जाएगा। इसे विकास के अंतिम चरण में बढ़ाकर 16 मिलियन TEUs तक किया जाएगा। TEUs कार्गो कंटेनरों के लिए उपयोग की जाने वाली माप की अनुमानित इकाई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता स्थित इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। इस परियोजना के लिए लैंडलॉर्ड मॉडल के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के अंतर्गत बंदरगाह प्राधिकरण विनियामक निकाय एवं लैंडलॉर्ड भूस्वामी के रूप में कार्य करती है, जबकि बंदरगाह संचालन विशेष रूप से कार्गो हैंडलिंग निजी कंपनियों द्वारा किया जाता है। ICTP परियोजना का महत्व। सामरिक स्थिति। सिंगापुर, क्लैंग और कोलंबो जैसे मौजूदा ट्रांसशिपमेंट टर्मिनलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग मलक्का जलसंधि से 40 समुद्री मील से निकटता। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से जल गहराई 20 मीटर से अधिक है। आर्थिक दक्षता। भारतीय बंदरगाह प्रति वर्ष कार्गो पर 200 से 220 मिलियन डॉलर के राजस्व के नुकसान को बचा सकते हैं। वर्तमान में भारत का लगभग 75% ट्रांसशिप किए गए कार्गो भारत के बाहर स्थित बंदरगाहों द्वारा हैंडल किए जाते हैं। इससे लॉजिस्टिक्स संबंधी अक्षमताओं को दूर करने एवं संबद्ध व्यवसायों जैसे जलयानों की आपूर्ति, जलयानों की मरम्मत, वेयर हाउसिंग और बंकरिंग आदि को बढ़ावा देने में सहयोग मिल सकता है। यह परियोजना देश की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक संबंधी जोखिम को कम करने में मदद करने सहायक होगी। साथ ही यह भारत के लिए एशिया, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप कंटेनर यातायात व्यापार का एक बड़ा केंद्र बनने का अवसर सृजित करेगी। अन्य लाभों में विदेशी मुद्रा बचत, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अन्य भारतीय बंदरगाहों पर आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि शामिल है। क्षेत्र का विकास। ग्रेट निकोबार में ICTP के विकास के साथ लगभग 1700 से 4000 नौकरियों के सृजन जैसे सामाजिक आर्थिक कारकों में सुधार की बहुत बड़ी संभावना है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का समग्र विकास। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रेट निकोबार द्वीप पर 72,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दी है। इस परियोजना को अगले 30 वर्षों में 3 चरणों में पूरा किया जाना है। परियोजना में एक ग्रीनफील्ड शहर ICTP ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिजली संयंत्र और परियोजना को पूरा करने वाले कर्मियों के लिए एक टाउनशिप का प्रस्ताव शामिल है। बंदरगाह आधारित द्वीपीय विकास। बेहतर कनेक्टिविटी हेतु बंदरगाहों ने द्वीपों के लिए कुशल परिवहन साधनों को शुरू करने एवं उनके अलगाव को समाप्त करने के साथ समावेशी विकास के अवसर पैदा किए हैं।
बंदरगाह अवसंरचना की गुणवत्ता लॉजिस्टिक प्रदर्शन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। बेहतर लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन से अधिक समुद्री व्यापार संभव होता है और अधिक समुद्री व्यापार से तीव्र आर्थिक समृद्धि आती है। आर्थिक अवसर पैदा होते हैं। वस्तुओं, सेवाओं और लोगों की मोबिलिटी में सुधार के परिणामस्वरूप स्थानीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक प्रोत्साहन मिलता है तथा पर्यटन के अवसर पैदा होते हैं। पुर्तगाल के पोर्टो सेंटो द्वीप में किया गया एक अध्ययन पर्यटन के विकास में बंदरगाहों की भूमिका के महत्व को दर्शाता है। समग्र विकास में सहायक बंदरगाह बुनियादी ढांचे के निर्माण के चालक होते हैं, इसलिए इनका सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास के साथ गहरा संबंध होता है। परियोजना से जुड़ी चिंताएं, पर्यावरण और पारिस्थितिक चिंताएं। पारिस्थितिक रूप से समृद्ध इस द्वीप को 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। इसके अलावा इस द्वीप को 2013 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में भी शामिल किया गया था। आईसीटीपी के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति द्वारा संपूर्ण गैलाथिया खाड़ी वन्य जीव अभयारण्य को अधिसूचित किया गया था। यह खाड़ी भारत में विशाल लेदरबैक कछुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्यावास स्थल है। परियोजना के लिए लगभग लाखों पेड़ों की कटाई की जाएगी। इससे द्वीप पर वन्य जीव और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। स्थलीय भाग से अपवाह में वृद्धि और तलछट जमाव समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। इससे इस क्षेत्र की प्रवाह भित्तियों पर भी इसका असर पड़ेगा। द्वीप में मैंग्रोव आवरण को होने वाला नुकसान भी चिंता का एक विषय है। सामाजिक चिंताएं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदिम जनजाति संरक्षण विनियमन 1956 के तहत द्वीप के 90% से अधिक क्षेत्र को आदिवासी आरक्षित क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया है। एक आशंका यह भी है कि परियोजना आदिवासियों की आजीविका और संस्कृति को नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत उनके वन अधिकारों को भी प्रभावित कर सकती है। निकोबार में दो प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं, निकोबारी और सोम्पेन। सोम्पेन को एक विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीबीटीजीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह समुदाय अपने अस्तित्व के लिए वनों पर अत्यधिक निर्भर है। आपदा के प्रति संवेदनशील, ऐसा बताया जा रहा है कि परियोजना एक बड़ी भ्रंश रेखा पर स्थित है जहां लगातार भूकंपों के झटके आते रहते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र उच्च जोखिम वाले भूकंपीय जोन की श्रेणी 5 के अंतर्गत आता है। भूकंप ग्रेट निकोबार इंडोनेशिया में बड़ा आचे के करीब है, जो दिसंबर 2004 में अभूतपूर्व क्षति पहुंचाने वाले भूकंप और सुनामी का केंद्र था। निमज्जन आईआईटी कानपुर की 2005 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेट निकोबार की तटरेखा अस्थायी रूप से जल में डूबने निमज्जन के प्रति सुभेद्य है। पर्यावरण संबंधी प्रदूषण, टर्मिनल परियोजना, तटीय क्षेत्रों से होने वाला अपवाह, जलयानों में टकराव, तटीय क्षेत्र में होने वाला निर्माण, तेल रिसाव आदि गतिविधियां प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। व्यवहारिक चिंताएं, कुछ विशेषज्ञों के अनुसार इस परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता संदिग्ध है। इसका कारण यह है कि समस्त निर्माण सामग्री को इस दूरस्थ द्वीप पर भेजना होगा एवं साथ ही इसे पहले से ही सुस्थापित बंदरगाहों के साथ प्रतिस्पर्धा भी करनी होगी। आगे की राह, प्रभावित प्रवाल भित्तियों का स्थानांतरण। वर्तमान में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यह आकलन कर रहा है कि इस परियोजना के लिए कितनी प्रवाल भित्तियों को स्थानांतरित करना होगा।
भारत ने इससे पहले मन्नार की खाड़ी से कच्छ की खाड़ी में प्रवाल भित्तियों का सफलतापूर्वक स्थानांतरण किया है। जैव विविधता संरक्षण योजना। सरकार लेदर बैक कछुए के संरक्षण के लिए एक योजना बनाने पर कार्य कर रही है। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने लेदर बैक समुद्री कछुओं, निकोबार मेगापॉड्स, खारे पानी के मगरमच्छों और कई अन्य प्रजातियों के साथ साथ मैंग्रोव पुनरुद्धार संबंधी वन्य जीव संरक्षण के लिए विशिष्ट शर्तें भी लगाई हैं। समिति द्वारा 3 अन्य वन्यजीव अभयारण्यों की पहचान की गई है। लिटिल निकोबार लेदरबैक कछुओं के संरक्षण के लिए, मेंचल मेगापोड्स के लिए और मेरो द्वीप प्रवाल के लिए में जनजातियों की चिंताओं को दूर करना। यह आश्वासन दिया गया है पीबीटीजीज अपने आवास संबंधी नुकसान के लिए मुआवजे के पात्र होंगे। साथ ही सोमपेन समुदाय की विशिष्ट पहचान, संस्कृति और विरासत की रक्षा सुनिश्चित करते हुए उनके कल्याण तथा विकास के लिए भी एक पैकेज होगा। आपदा को सहने में सक्षम अवसंरचना। गंभीर आपदाओं का सामना करने के लिए सार्थकता संबंधी अध्ययन और नवीन सामग्री के अनुरूप प्रस्तावित अवसंरचना का निर्माण ऐसा होना चाहिए जो आपदा को सहने में सक्षम हो। इसके अलावा अग्रिम चेतावनी प्रणाली और आकस्मिक योजनाओं का भी निर्माण किया जाना चाहिए। संबंधित सुर्खियां। नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल एनएलपी मरीन MOPSW ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन का उद्घाटन किया है। यह एकल विंडो लॉजिस्टिक्स पोर्टल है। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स को लागत को कम करके दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करना है। इसकी परिकल्पना MOPSW तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा की गई थी। NLP ई मार्केटप्लेस के साथ जलमार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग में परिवहन के सभी माध्यमों को कवर करता है। अधिकेंद्र पृथ्वी की सतह का नीचे का स्थान जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है, इसे अवकेंद्र कहते हैं, और पृथ्वी के धरातल पर इसके ठीक ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। संक्षिप्त सुर्खियाँ। अर्बन फॉरेस्ट्री एंड अर्बन ग्रीनिंग इन ड्राई लैंड्स शीर्षक से रिपोर्ट। यह रिपोर्ट FAO के ग्रीन अर्बन ओएसिस प्रोग्राम के फ्रेमवर्क के तहत तैयार की गई है। यह प्रोग्राम जलवायु, स्वास्थ्य, खाद्य और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए शुष्क भूमि वाले शहरों की प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करने के लिए लॉन्च किया गया था। यह प्रोग्राम FAO की ग्रीन सिटीज पहल में सहायता करता है। इस पहल को वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था। ग्रीन सिटीज पहल का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में दुनिया भर के कम से कम 100 शहरों में नगरीय और परिनगरीय आबादी की आजीविका में सुधार करना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। विश्व के लगभग 35% सबसे बड़े शहर शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं। इनमें काहिरा, मैक्सिको सिटी और नई दिल्ली जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। वर्तमान में अपने विस्तार के साथ ये शहर सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक संकट के उच्च जोखिम का सामना कर रहे हैं। सीमित मात्रा में होने वाली वर्षा तथा जलापूर्ति शुष्क भूमि पर तेजी से हो रहे शहरीकरण के नकारात्मक प्रभावों में और वृद्धि करती है। इससे सीमित संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है तथा भूमि क्षरण में वृद्धि होती है। शुष्क भूमि वाले कई शहरों की योजनाओं में शहरी वानिकी और हरियाली संबंधी रणनीतियों को अभी तक पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स में की गई सिफारिशें भूपरिदृश्य पर हरे भरे स्थानों के विकास के लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए और ऐसी जगहों का रखरखाव किया जाना चाहिए। साथ ही ऐसी जगहों की हरियाली के लिए ऐसे वृक्षों व वनस्पतियों का चयन किया जाना चाहिए जो स्थानीय पर्यावरण और शहर के परिदृश्य के अनुकूल हो।
सामुदायिक स्तर पर सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व की भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए। पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से क्षमता का निर्माण किया जाना चाहिए। सरकारी स्तर पर मजबूत नीतियां बनाई जानी चाहिए तथा शहरी हरियाली को संरक्षित किया जाना चाहिए। शब्दावली को जानें। शुष्क भूमि ये ऐसे प्रदेश हैं जहां शुष्कता सूचकांक 0.65 से अधिक नहीं होता है। शुष्कता सूचकांक वार्षिक वर्षा और औसत संभावित वार्षिक वाष्पन उत्सर्जन का अनुपात है। शुष्क भूमि क्षेत्र पृथ्वी की भूसतह के 41% हिस्से में विस्तृत है। इन क्षेत्रों में लगभग 2 बिलियन लोग निवास करते हैं। इनमें से लगभग 90% आबादी विकासशील देशों, मुख्य रूप से अफ्रीका और एशिया में निवास करती है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में संधारणीय जलीय कृषि पहल। संधारणीय झींगा मछली पालन की नई पहल से सुंदरबन में मैंग्रोव के पुनरुद्धार की नई उम्मीद दिखाई पड़ रही है। SAIME पश्चिम बंगाल में संचालित की जा रही एक समुदाय आधारित पायलट परियोजना है। इसके तहत किसान झींगा पालन वाले तालाबों के आसपास मैंग्रोव के वृक्ष लगा रहे हैं। आमतौर पर झींगा पालन के लिए मैंग्रोव वाले क्षेत्रों को साफ कर दिया जाता है। संधारणीय तरीके से झींगा पालन के जरिए मैंग्रोव की बहाली की परिकल्पना नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी, ग्लोबल नेचर फंड और अन्य द्वारा की जा रही है। मैंग्रोव पेड़ों और झाड़ियों का एक समूह है जो तटीय अंतर ज्वारीय क्षेत्र में उगता है। वे तटीय अपरदन को रोकते हैं और चरम मौसम की घटनाओं के दौरान तूफानी लहरों के प्रभावों को कम करते हैं। राज्यों के मंत्रियों का प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन। वाटर विजन @2047 विषय पर राज्यों के जल से संबंधित मंत्रियों का प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित पहलें शुरू की गईं। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग पर राष्ट्रीय रूपरेखा जारी की गई। राष्ट्रीय तलछट प्रबंधन रूपरेखा प्रस्तुत की गई। तलछट प्रबंधन जलाशय की क्षमता के अधिकतम उपयोग को सक्षम बनाता है। यह अनुकूलित संरचनात्मक और कार्यात्मक उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है। जल शक्ति अभियान के तहत सर्वोत्तम प्रथाओं का शुभारंभ कैच द रेन का उद्देश्य लोगों की सक्रिय भागीदारी से वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण को बढ़ावा देना है। WRIS भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली पोर्टल के अंतर्गत जल इतिहास नामक एक सब पोर्टल का उद्घाटन किया गया। जल इतिहास 100 वर्ष से अधिक पुरानी चुनिंदा जल विरासत संरचनाओं को प्रदर्शित करेगा। वाटर गवर्नेंस के 4Es पारिस्थितिकी, समानता, दक्षता, अर्थव्यवस्था। WRIS पोर्टल जल संसाधनों से संबंधित सभी डेटा एवं मानकीकृत सूचनाओं के लिए सिंगल विंडो समाधान प्रस्तुत करता है। वाटर विजन पार्क की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके माध्यम से जल संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वनीकरण के विचार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा जल और संबद्ध संसाधन सूचना एवं प्रबंधन वार्मिस की प्रमुख विशेषताओं जैसे एकीकृत डेटा रिपोजिटरी, डेटा में इंटेलिजेंट इनसाइट आदि को रेखांकित किया गया है। सम्मेलन का महत्व। यह योजना निर्माण प्रक्रिया और कार्यान्वयन के मामले में अलग अलग सरकारी कार्यक्रमों योजनाओं के बीच तालमेल स्थापित करेगा।
जल गवर्नेंस के लिए संवैधानिक प्रावधान। राज्य सूची की प्रविष्टि 17 जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी आदि से संबंधित हैं। संघ सूची की प्रविष्टि 56 अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन तथा विकास से संबंधित है। नेचर रिस्क प्रोफाइल। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप और S&P ग्लोबल ने नेचर रिस्क प्रोफाइल को लॉन्च किया है। NRP का उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र को प्रकृति से संबंधित जोखिम को मापने और उसका समाधान करने में सक्षम बनाना है। NRP प्रकृति के प्रभावों और निर्भरताओं पर वैज्ञानिक रूप से मजबूत एवं कार्रवाई योग्य विश्लेषण प्रदान करके यह लक्ष्य पूरा करेगा। इसकी कार्यप्रणाली कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क पर आधारित है। इस फ्रेमवर्क को दिसंबर 2022 में अपनाया गया था। GBF के अंतर्गत सरकारों के लिए कानूनी, प्रशासनिक या नीतिगत उपाय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे व्यवसायों को उनके जोखिमों, निर्भरताओं और जैव विविधता पर प्रभावों की नियमित रूप से निगरानी व आकलन करने तथा पारदर्शी रूप से खुलासा करने के लिए प्रोत्साहित एवं सक्षम किया जा सकेगा। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड, इसे राइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह 5 वर्ष की अवधि के लिए $150 मिलियन का सतत विकास बॉन्ड है। इसे दक्षिण अफ्रीका के 2 संरक्षित क्षेत्रों में काले गैंडों की आबादी के संरक्षण और उसमें वृद्धि करने के लिए जारी किया गया है। WCB एक परिणाम आधारित और विश्व बैंक द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया बॉन्ड है। यह संरक्षण गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए निजी पूंजी की व्यवस्था करता है। WCB परियोजना से जुड़े जोखिम को दानकर्ताओं से निवेशकों को स्थानांतरित करता है। यह वैश्विक पर्यावरण सुविधा से भी वित्त पोषित है। यह GEF की मिश्रित वित्त पहल GEF ब्लेंडेड फाइनेंस इनिशिएटिव का हिस्सा है। यह प्रदर्शित करती है कि वैश्विक पर्यावरणीय गिरावट से निपटने के लिए नए तरह का वित्त पोषण किस प्रकार कारगर हो सकता है। GEF की स्थापना रियो अर्थ समिट 1992 में की गई थी। इसे विकासशील देशों और बदलाव के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था वाले देशों को पर्यावरणीय अभिसमयों और समझौतों के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था। एशियाई जल पक्षी गणना। एशियाई जल पक्षी गणना का आयोजन भारत में किया जा रहा है। AWC एक सिटीजन साइंस कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों और जलीय पक्षियों के संरक्षण एवं प्रबंधन का समर्थन करना है। यह गणना प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। AWC ग्लोबल इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस का हिस्सा है और यह वाटरलैंड इंटरनेशनल WI द्वारा समन्वित कार्यक्रम है। इस गणना की शुरुआत 1987 में भारतीय उपमहाद्वीप में की गई। भारत में AWC का समन्वय बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड इंटरनेशनल संयुक्त रूप से करते हैं। वेटलैंड इंटरनेशनल वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है। BNHS 1883 में स्थापित एक गैर सरकारी संगठन है। यह जैव विविधता अनुसंधान के संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने BNHS को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन सीरो का दर्जा दिया है। AWC निम्नलिखित संरक्षण गतिविधियों पहलों में योगदान देती है। प्रवासी प्रजाति कन्वेंशन CMS में यह प्रवासी जीवों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। इसे बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं। ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलेशियन फ्लाईवे
पार्टनरशिप इनिशिएटिव और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एक्शन प्लान के कार्यान्वयन में EAAFP प्रवासी जलीय पक्षियों के संरक्षण के लिए एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक पहल है। CAF आर्कटिक और हिंद महासागर के बीच स्थित यूरेशिया के क्षेत्र तथा संबंधित द्वीप समूहों को कवर करता है। भौगोलिक रूप से यह उत्तर मध्य और दक्षिण एशिया के 30 देशों तथा ट्रांस कॉकेसस क्षेत्र को कवर करता है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया प्रोग्राम में IUCN बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के ग्लोबल स्पीशीज कार्यक्रम लाल सूची में, वेटलैंड्स इंटरनेशनल के वाटर बर्ड पॉपुलेशन एस्टीमेट प्रोग्राम में सुर्खियों में रही प्रजातियां। वाइट टफ्टेड रॉयल तितली, यह तितली की एक दुर्लभ प्रजाति है। इसे हाल ही में कलियाड़ केरल में देखा गया है। इससे पहले इस प्रजाति को अगस्त्य कूंडम और सेंदूरनी वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया था। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत संरक्षित है। लेपिडोप्टेरा कीटों का एक विशाल गढ़ है। इसमें तितलियां और शलभ व पतंगों के अतिरिक्त बहुत सी कीट आते हैं। लेपिडोप्टेरा के जीवन चक्र में 4 चरण होते हैं: अंडा, लार्वा कैटरपिलर, प्यूपा क्राइसोलिस और वयस्क इमागो। ग्रेटर स्कॉप, यह बत्तख की एक दुर्लभ प्रजाति है। इसे हाल ही में 90 वर्षों के बाद लोकटक झील में देखा गया है। इसे स्थानीय रूप से सांदागमन कहा जाता है। लोकटक झील कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क और संगाई डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेटर स्कॉप एक प्रवासी पक्षी है। यह व्यापक रूप से आर्कटिक और सब आर्कटिक क्षेत्रों में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में यह मुख्य रूप से तटीय टुंड्रा पर्यावासों में घोंसला बनाता है। यह एनाटीडे कुल से संबंधित है। IUCN स्थिति लिस्ट कंसर्न है। नीलकुरिंजी स्ट्रोबिलैंथिस कुंतियाना। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नीलकुरिंजी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत सूचीबद्ध किया है। इसे संरक्षित पादपों की सूची में शामिल किया गया है। नीलकुरिंजी के बारे में, यह एक झाड़ी है जो दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के 16 वनों में उगती है। नीलकुरिंजी के फूल प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार खिलते हैं। इस पौधे का नाम प्रसिद्ध कुंती नदी के नाम पर रखा गया है। यह नदी केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क से होकर प्रवाहित होती है। यहाँ प्रचुर मात्रा में नीलकुरिंजी के पौधे पाए जाते हैं। मन्नार के निकट स्थित एराविकुलम नेशनल पार्क को नीलकुरिंजी के फूल के बड़े पैमाने पर खिलौने के लिए जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियों का नाम भी कुरिंजी के नीले रंग से उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ नीला पर्वत है। राम सेतु। राम सेतु को आदम का पुल यानी एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। यह तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के बीच उथले समुद्र में चूना पत्थर की एक श्रृंखला है। हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा ने एक संकल्प पारित कर केंद्र में राम सेतु समुद्रम स्वीप कैनाल प्रोजेक्ट पर फिर से कार्य शुरू करने का आग्रह किया है। सेतु समुद्रम स्वीप चैनल परियोजना के क्रियान्वयन को देखते हुए राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने की मांग की गई है। इस परियोजना के तहत भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में
जहाज़ों की आवाजाही के लिए एक पोत परिवहन मार्ग के निर्माण की योजना बनाई गई है। इसमें 2 चैनल प्रस्तावित हैं, आदम के पुल के आर पार और दूसरा पाक खाड़ी से होकर। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2007 में इस परियोजना के काम पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार भी राम सेतु को नुकसान पहुंचाए बिना एसएससीपी के लिए एक अन्य मार्ग तलाशने की इच्छुक है। एसएससीपी का महत्व भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच नौवहन की दूरी को कम करेगी, भारतीय तटरक्षकों और नौसैनिक जहाज़ों के लिए नौवहन में सुधार करके राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी। एसएससीपी से जुड़ी चिंताएं। यह बंगाल की खाड़ी और पाक खाड़ी के अधिक उथले तथा अधिक शांत जल के बीच स्थित प्राकृतिक अवरोध को नष्ट कर देगी। नौवहन यातायात की वजह से तेल और समुद्री प्रदूषण इस क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करेगा। राम सेतु से लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी है। यह मन्नार की खाड़ी की मूंगा चट्टानों कोरल रीफ के लिए भी खतरा पैदा करेगी। मुन्रो-तुरुतु द्वीप। मुन्रो-तुरुतु द्वीप नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज ने इस द्वीप से संबंधित एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन से यह पता चला है कि इस द्वीप के डूबने का मुख्य कारण मानव जनित हस्तक्षेप है। पिछले 2 दशकों में इस द्वीप का लगभग 39% भूमि क्षेत्र नष्ट हो गया है। यह द्वीप केरल से अष्टमुडी झील और कल्लड़ा नदी के संगम पर अवस्थित है। कल्लड़ा सिंचाई परियोजना के तहत तेनमाला बांध के निर्माण के साथ ही इस द्वीप का भूधसाव शुरू हो गया था। प्रस्तावित सुधार उपाय: रिवर्स लैंडस्केपिंग, अष्टमुडी झील और कल्लड़ा नदी में रेत खनन को विनियमित करना तथा भवनों की निर्माण पद्धति में सुधार करना आदि। डार्क स्काई रिजर्व। ताल कावेरी दक्षिण भारत के हनले के रूप में उभरा है। ताल कावेरी कर्नाटक के कोडागु जिले में अवस्थित है। हनले लद्दाख में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है। डार्क स्काई रिजर्व एक सार्वजनिक या निजी भूमि को दिया गया पदनाम है। इनकी तारों वाली रातों की असाधारण या विशिष्ट गुणवत्ता तथा रात्रिकालीन वातावरण के कारण यह पदनाम दिया जाता है। इस कारण विशेष रूप से इनके वैज्ञानिक, प्राकृतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं विरासत और या लोक आनंद संबंधी महत्व के लिए इनका संरक्षण किया जाता है। डार्क स्काई स्थल की अवस्थिति प्रकाश प्रदूषण पर निर्भर करती है। प्रकाश प्रदूषण को बोटल स्केल पर मापा जाता है। बोटल स्केल यह रात्रि में आकाश की चमक को 9 स्तरीय संख्यात्मक स्केल पर मापता है। इस स्केल में कम संख्यात्मक मान अंधकार को दर्शाता है। डार्क स्काई स्थल की अवस्थिति प्रकाश प्रदूषण पर निर्भर करती है। प्रकाश प्रदूषण को बोटल स्केल पर मापा जाता है। भूजल में यूरेनियम संदूषण। केंद्रीय भूजल बोर्ड की एक हालिया रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया है कि 12 राज्यों के भूजल में यूरेनियम का स्तर स्वीकार्य सीमा से अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्तर 30 भाग प्रति बिलियन है। इस समस्या से पंजाब सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इसके बाद हरियाणा का स्थान है। यूरेनियम संदूषण के कारण जलभृत शैलों में प्राकृतिक यूरेनियम की कुछ मात्रा का पाया जाना, भूजल का अत्यधिक दोहन, यूरेनियम को स्रोत चट्टानों से बाहर निकालने के लिए उपयोग किए जाने वाले बाइकार्बोनेट आदि। यूरेनियम संदूषण के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, गुर्दे के कार्य में बाधा और गुर्दे संबंधी रोग, अस्थियों में विषाक्तता आदि। सुर्खियों में रही झीलें। विक्टोरिया झील
दिल्ली स्थित एक गैर लाभकारी विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने तंजानिया में विक्टोरिया झील के जल की गुणवत्ता के प्रबंधन पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस झील को विक्टोरिया न्याजा भी कहा जाता है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, साथ ही यह नील नदी का प्रमुख उद्गम स्रोत भी है। इसका प्रसार 3 देशों तंजानिया, युगांडा और केन्या में है। यह दुनिया की ताज़ा जल की प्रमुख झीलों में से एक है। यह आकार में उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील से बड़ी है। झील के प्रमुख खतरे: वनों की कटाई, आर्द्रभूमि का क्षरण, शहरी क्षेत्रों में से अपशिष्ट जल का प्रवेश आदि। चार्ट झील एक हालिया रिपोर्ट ने रेखांकित किया है कि जलवायु परिवर्तन चार्ट झील बेसिन में संघर्ष को बढ़ावा दे रहा है। यह पश्चिम मध्य अफ्रीका के साहेलियन क्षेत्र में स्थित ताजे जल की झील है। यह झील चाड, कैमरून, नाइजीरिया व नाइजर के संगम बिंदु पर स्थित है। हवाई का किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित किलाउआ ज्वालामुखी में फिर से उद्गार हुआ है। किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित एक सक्रिय शील्ड ज्वालामुखी है। इससे कम गाढ़ेपन वाले मैग्मा का उद्गार होता है, इसलिए इसकी ढाल कम तीव्र होती है। हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका मध्य प्रशांत महासागर में 8 ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है। यह द्वीप पश्चिम में क्योर द्वीप से लेकर पूर्व में हवाई तक अर्धचंद्राकार क्षेत्र में फैला हुआ है। हवाई द्वीप के 51% भूभाग पर ज्वालामुखी है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का मानक और लेबलिंग कार्यक्रम। छत के पंखों को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की अनिवार्य स्टार लेबलिंग के दायरे में शामिल किया गया है। मानक और लेबलिंग कार्यक्रम को 2006 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत शुरू किया गया था। इसके तहत उपकरण की दक्षता को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाने के लिए उन पर एक स्टार रेटिंग दर्शाने की शुरुआत की गई थी। उच्चतम स्टार लेबलिंग वाले उपकरण सबसे कम ऊर्जा खपत करते हैं और निम्नतम स्टार लेबलिंग वाले उपकरण सबसे अधिक ऊर्जा खपत करते हैं। वर्तमान में यह निम्नलिखित उपकरण के लिए अनिवार्य है: फास्ट, फ्री और डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर, एलईडी लैंप, रूम एयर कंडीशनर, वेरिएबल और फिक्स्ड स्पीड कलर टीवी, रेफ्रिजरेटर, ट्यूबलर फ्लोरेसेंट लैंप, स्टेशनरी स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक वाटर हीटर आदि। स्टार लेबल विवरण: ज़्यादा बचत, लेबल की अवधि, तकनीकी विवरण, उपकरण के प्रकार के आधार पर तकनीकी मापदंड, विशिष्ट कोड, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE, बॉन्ड और मॉडल, उपकरण के प्रकार के आधार पर लागू मानक और टेस्टिंग की लागू शर्तें। एयर कंडीशनर सभी, रेफ्रिजरेटर सभी, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर, गीज़र, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, लेड, एलईडी लैंप, डीजी सेट आदि। वर्चुअल पावर प्लांट्स VPPs के उपयोग को बढ़ाने के लिए GM, फोर्ड, गूगल सहित अन्य कंपनियां मिलकर मानक स्थापित करने पर काम करेंगी। VPP विकेंद्रीकृत विद्युत उत्पादन इकाइयों का एक नेटवर्क है। यह नेटवर्क हजारों ऊर्जा संसाधनों जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन EVs,
या इलेक्ट्रिक हीटर्स को एक साथ ला सकता है। वीपीपी में विद्युत की कमी से निपटने के लिए एडवांस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए घरों की बैटरी को चार्ज से डिस्चार्ज मोड में स्विच करने या विद्युत का उपयोग करने वाले उपकरणों को उनकी खपत को कम करने के लिए डिज़ाइन करना। वीपीपी से ग्रिड योजनाकार विद्युत की बढ़ती मांग को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम हो पाएंगे। साथ ही इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि चरम मौसमी दशाओं और पुराने बुनियादी ढांचे के बावजूद ग्रिड की विश्वसनीयता कायम रहे। विद्युत क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन योजना। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विद्युत क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन योजना जारी की है। डीएमपी विद्युत क्षेत्र में उपयोगिताओं यूटिलिटीज़ के लिए एक फ्रेमवर्क उपलब्ध करवाती है। यह फ्रेमवर्क आपदा शमन तैयारी, आपातकालीन प्रतिक्रिया और रिकवरी प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक अग्र सक्रिय तथा एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने पर केंद्रित होता है। विद्युत क्षेत्र की वृद्धि सीधे तौर पर देश के आर्थिक समृद्धि से संबंधित है। इस कारण आपदा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न कोई भी बाधा मानव जाति के लिए गंभीर कठिनाई पैदा करती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 37 के तहत भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय विभाग को आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना आवश्यक है। डीएमपी आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप है। साथ ही यह COP21 और DRR के लिए प्रधानमंत्री के 10 सूत्री एजेंडे के भी संगत है। आपदा प्रबंधन योजना की प्रमुख विशेषताएं: आपदा विपदा की गंभीरता के आधार पर हस्तक्षेप और कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर एक 4 स्तरीय संरचना का निर्माण किया जाना चाहिए। विद्युत उत्पादन स्टेशनों, पारेषण, वितरण जैसी विद्युत और संरचनाओं के जोखिमों का आकलन किया जाएगा। इसका उद्देश्य मात्रात्मक जोखिम का पता लगाना है। हालांकि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली अनिश्चितता को टाला नहीं जा सकता है, फिर भी विद्युत उपयोगिताएं अलग अलग जलवायु परिदृश्यों और परिसंपत्तियों पर पड़ने वाले इनके संभावित प्रभावों का आकलन करके जोखिमों का प्रबंधन कर सकती है। आपातकालीन स्थितियों और आपदाओं के समय सोशल मीडिया का संगठन के स्तर पर उपयोग किया जाना चाहिए। इसके द्वारा बेहतर तरीके से सूचना का प्रसार व आपात संचार किया जा सकता है और चेतावनी जारी की जा सकती है। ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन जीओसी ठंडे व गहरे जल के भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह तथा गर्म व निकट सतही जल के ध्रुव की ओर प्रवाह को कहा जाता है। यह अलग अलग महासागरीय बेसिनों के मध्य तथा महासागर व वायुमंडल के बीच कार्बन और ऊष्मा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी है। जीओसी आपस में जुड़ी हुई निम्नलिखित 2 ओवरटर्निंग सेल्स की एक प्रणाली है। अपर सेल यह नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर के निर्माण और इसके उथले वापसी प्रवाह से संबंधित है। इस वापसी प्रवाह से अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन का सृजन होता है। लोअर सेल यह अंटार्कटिक बॉटम वाटर के निर्माण और पैसिफिक डीप वाटर के रूप में इसके वापसी प्रवाह से जुड़ा हुआ है। लोअर सेल को सदर्न ओशन मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के रूप में भी जाना जाता है। अध्ययन से यह पता चला है कि मायोसीन काल के उत्तरार्ध से महासागरीय प्रवेश द्वारों में विवर्तनिक रूप से संचालित परिवर्तनों ने जीओसी को प्रभावित किया था। मध्य अमेरिकी समुद्री मार्ग CAS का बंद होना एक ऐसा ही परिवर्तन था। CAS एक जल निकाय है जो कभी उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करता था। अब नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ने अपने अध्ययन में हिंद महासागर के डीप वाटर सर्कुलेशन से संबंधित रिकॉर्ड को फिर से निर्मित किया है। साथ ही उस सिद्धांत के समर्थन में
साक्ष्यों को भी प्रस्तुत किया है, जिनके अनुसार CIS के बंद होने से GOC के आधुनिक स्वरूप का विकास हुआ है। हिंद महासागर की अपनी कोई बड़ी डीप वाटर संरचना नहीं है। यह केवल GOC के दोनों घटकों के लिए एक मेजबान के रूप में कार्य करता है। महाराष्ट्र में एक अलग प्रकार का पठार खोजा गया। पश्चिमी घाट के ठाड़े क्षेत्र में एक दुर्लभ कम ऊंचाई महाराष्ट्र में एक अलग प्रकार का पठार खोजा गया। पश्चिमी घाट के ठाड़े क्षेत्र में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की गई है। पश्चिमी घाट एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है और भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। यह इस क्षेत्र में अब तक खोजा जाने वाला चौथे प्रकार का पठार है। पूर्व में प्राप्त 3 पठार प्रकारों में उच्च और निम्न ऊंचाई वाले लेटेराइट्स तथा उच्च ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार हैं। यहाँ से 24 अलग अलग कुलों के पादप और झाड़ियों की 76 प्रजातियां पाई गई हैं। पठार पश्चिमी घाट में प्रमुख भूत परिदृश्य है। इन्हें एक प्रकार के रॉकी आउटक्रॉप के रूप में वर्गीकृत किया गया है। रॉकी आउटक्रॉप्स भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं जो आसपास की भूमि की सतह से ऊपर की ओर उभरी हुई होती है। इनका निर्माण अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। अपक्षय अलग अलग स्तरों पर होता है। जिन चट्टानों का कम अपक्षय होता है वे उभरी हुई प्रतीत होती हैं। ये संरचनाएं सभी महाद्वीपों पर पाई जाती हैं। इन्हें अधिकतर जलवायु क्षेत्रों और वनस्पति प्रकारों में देखा जा सकता है। रॉकी आउटक्रॉप्स का महत्व। इनमें प्रजातियों की अधिक विविधता और स्थानिकता देखी जाती है। यहाँ मौसमी आधार पर जल उपलब्ध होता है तथा मृदा और पोषक तत्व सीमित होते हैं। ये विशेषताएं इस क्षेत्र को प्रजातियों के अस्तित्व पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए आदर्श स्थल बनाती हैं। ये क्षेत्र शीर्ष क्रम के कई स्तनधारियों और शिकारी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल हैं। ये कॉलोनियल प्रजातियों जैसे कि समुद्री पक्षी, चमगादड़, स्विफ्ट आदि के लिए नेस्टिंग स्थल भी हैं। बेसाल्ट यह एक आग्नेय शैल है। इसका निर्माण मैग्नीशियम और आयरन से समृद्ध लावा के शीघ्र ठंडा होने से होता है। इसकी बहुत महीन दाने वाली संरचना होती है। इसका उदाहरण दक्कन का पठार है। ये शैलें फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और पादपों के पोषण के लिए आवश्यक कई सूक्ष्म पोषक तत्वों के स्रोत भी हैं। सामाजिक मुद्दे, सोशल इश्यूज। भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थान सुर्खियों में क्यों? ये थोड़ा सा शायद पढ़े नहीं है क्या? नहीं पढ़े हैं। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा भारत में अपने परिसरों कैंपस की स्थापना के लिए मसौदा विनियम जारी किए हैं। अन्य संबंधित तथ्य। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप UGC भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन मसौदा विनियमन 2023 जारी किए हैं। इन विनियमों के जरिए भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों संस्थानों के प्रवेश और संचालन को विनियमित किया जाएगा। इनकी मदद से सभी विषयों में उच्चतर शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। वर्तमान में वैश्विक शिक्षा इकोसिस्टम के साथ भारत की अंतर्क्रिया भारत से विश्व तक विदेशों में अध्ययनरत भारतीय छात्र
शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 2022 में 6.5 लाख से अधिक भारतीय छात्र उच्चतर शिक्षा हासिल करने के लिए विदेश गए थे। अधिकांश भारतीय छात्रों ने डिग्री पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए कनाडा, अमेरिका और यूके को प्राथमिकता दी है। विश्व से भारत तक ब्रांड इंडिया। भारत इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ब्रांड नाम के साथ IITs के विदेशी परिचालन को बढ़ावा दे रहा है। स्टडी इन इंडिया SII यह अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को प्रमुख भारतीय संस्थानों में अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु MOE की एक प्रमुख परियोजना है। सहयोग। भारतीय और विदेशी HEIs के बीच अकादमिक सहयोग UGC विनियम 2022 के तहत। दोहरी डिग्री कार्यक्रम यह एक ही विषय क्षेत्र और स्तर में 2 संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके तहत एक ही कोर्स के लिए भारतीय और विदेशी HEIs द्वारा एक साथ 2 अलग अलग डिग्रियां प्रदान की जाती हैं। इसके लिए छात्रों को भारतीय संस्थान से कम 30% क्रेडिट अर्जित करना होगा। ट्यूनिंग डिग्री प्रोग्राम। इसके तहत भारतीय विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र को आंशिक रूप से विदेशी विश्वविद्यालय में अपना कार्यक्रम पूरा करने के लिए अनुमति दी जाएगी। डिग्री भारतीय संस्थान द्वारा प्रदान की जाएगी और विदेशी संस्थान से अधिकतम क्रेडिट 30% होगा। संयुक्त डिग्री कार्यक्रम एक ही प्रमाण पत्र के साथ 2 HEIs द्वारा डिग्री। इसके अंतर्गत छात्रों को प्रत्येक संस्थान से कम 30% क्रेडिट प्राप्त करना होगा। मसौदा विनियमों के प्रावधान। स्वीकृति। भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के परिसरों की संरचना के लिए UGC की स्वीकृति अनिवार्य है। UGC द्वारा दी गई स्वीकृति प्रारंभ में 10 वर्षों के लिए होगी। स्वायत्तता और वित्त पोषण। FHEIs को संकाय, फैकल्टी, सदस्य, भर्ती, प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना में स्वायत्तता प्राप्त होगी। FHEIs को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 और इसके नियमों के तहत कोर्स को सीमा पार लाने और ले जाने की जानकारी होगी। फंड्स को। पाठ्यक्रमों का तरीका। विदेशी विश्वविद्यालय केवल ऑफलाइन मोड में पूर्णकालिक पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे। पात्रता मानदंड। इच्छुक विदेशी विश्वविद्यालय का शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों की वैश्विक रैंकिंग में स्थान होना चाहिए। इच्छुक विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थान अपने गृह देश या अधिकार क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए। डिग्री या शिक्षण योग्यता। क्वालिफिकेशन में समानता। भारतीय परिसरों में FHEIs द्वारा प्रदान की जाने वाली योग्यताएं उनके द्वारा उनके अपने देश में प्रदान की जाने वाली योग्यताओं के समान होगी। UGC की भूमिका। UGC की बुनियादी ढांचे, शैक्षणिक कार्यक्रमों और उच्च गुणवत्ता एवं योग्यता का पता लगाने के लिए हर समय परिसर तथा उसके संचालन का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। मानदंडों का उल्लंघन होने पर UGC उन पर जुर्माना लगा सकता है और अनुमोदन को निलंबित कर सकता है, वापस ले सकता है। भारत में FHEIs का महत्व। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि। NEP 2020 का लक्ष्य 2030 तक उच्चतर शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात
हासिल करना है। वर्तमान में यह दर 27% है। विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान इस अंतर को समान करने में मदद करेंगे। प्रतिभा पलायन पर नियंत्रण। भारत में FHEIs भारतीय छात्रों के भाग में ही अध्ययन और शोध करने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। इसने प्रतिभा पलायन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह में कमी। वित्त वर्ष 2021-22 में विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के माध्यम से विदेशी मुद्रा में लगभग $5 बिलियन का नुकसान हुआ है। पर्याप्त भौतिक अवसंरचना के साथ भारत में परिसर स्थापित करने की FHEIS की इच्छा के परिणाम स्वरूप इस बहिर्वाह पर अंकुश लगेगा। अनुसंधान के अवसर। भारत में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन और अलग अलग विश्वविद्यालयों के बीच फैकल्टी से फैकल्टी अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय HEIS में सुधार। उच्चतम शिक्षा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के बढ़ने से भारतीय संस्थानों की गुणवत्ता और वैश्विक स्थिति में सुधार होगा। ध्यातव्य है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में केवल 8 भारतीय विश्वविद्यालयों ने ही शीर्ष 400 में जगह बनाई है। भारत उच्चतर शिक्षा के केंद्र के रूप में। इसकी मदद से भारत दुनिया के अलग अलग भागों में छात्रों को आकर्षित करेगा। इससे विदेशी मुद्रा के अंतर्वाह के रूप में मौद्रिक लाभ प्राप्त होंगे तथा भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति को बढ़ावा मिलेगा। संबद्ध इकोसिस्टम की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के आगमन से संबद्ध उद्योगों जैसे किराए के आवास, रेस्तरां, अंशकालिक नौकरी के अवसर, गिग इकॉनमी आदि को बढ़ावा मिलेगा। सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाले FHIs में इस तरह की साझेदारी पर बल देने में उद्योग अकादमिक संबंध महत्वपूर्ण रूप से मजबूत होंगे। विश्वविद्यालयों के लिए NAAC बेंचमार्क के 7 व्यापक मानदंड। पाठ्यचर्या पहलू। टीचिंग, लर्निंग और मूल्यांकन। अनुसंधान, नवाचार और विस्तार। अवसंरचना, लर्निंग संसाधन, छात्र समर्थन और प्रगति। गवर्नेंस, नेतृत्व और प्रबंधन। संस्थागत मूल्य और सर्वोत्तम प्रथाएं। FHEIs से जुड़ी चिंताएं। उच्चतर शिक्षा का वस्तुकरण। विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से एक लाभ कमाने वाली विचारधारा की ओर एक सांस्कृतिक संक्रमण हो सकता है। इस प्रकार शिक्षा को केवल निवेश पर प्रतिफल के दृष्टिकोण से महत्व दिए जाने की भावना प्रबल हो सकती है। सीखने की उच्च लागत के कारण कमजोर वर्गों का प्रवेश कठिन होगा। FHEIs से आरक्षण और कोटा आधारित छात्रवृत्ति के अभाव में कोटा लाभ लेने के इच्छुक छात्र राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों तक ही सीमित रह जाएंगे। नतीजतन बेहतर वित्तीय संसाधनों वाले छात्र FHEIs में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और उनके पास उच्च रोजगार क्षमता होगी। वह दूसरी तरफ वंचित छात्रों के अनुपात में इस संबंध में कमी आएगी। मानव और अन्य संसाधनों की प्रतिस्पर्धा। FHEIs और भारतीय FHEIs के बीच शिक्षकों, शोधकर्ताओं, तकनीशियनों तथा भूमि जैसे अन्य संसाधनों को लेकर प्रतिस्पर्धा होगी।
इससे अल्पावधि में कुछ भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों की संख्या में कमी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। भाषाई संबंधी बाधाएं। FHEIs द्वारा शिक्षा केवल अंग्रेजी भाषा में प्रदान की जाएगी। इससे अंग्रेजी भाषा की संभावनाओं में बढ़ोतरी होगी। यह भाषा समावेशी उच्चतर शिक्षा के लिए नुकसानदायक है। भारत की अर्जित लाभ का अनेक चिंता का विषय है। वर्तमान छात्रों को सोचिंग के लिए एक बाजार के रूप में देखता है। पश्चिमी प्रभाव। पश्चिमी देश भारत के शिक्षा क्षेत्र को उनके हितों या मूल्यों के अनुरूप आकार प्रदान कर सकते हैं। इससे सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में कमी आ सकती है। आगे की राय। भारतीय विश्वविद्यालयों और FHEIs के बीच सहयोगात्मक संरचना का निर्माण। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि दोनों तरफ के संस्थान आपस में प्रतिस्पर्धा करने की बजाय अनुसंधान, उद्योग संबद्धता या शैक्षणिक प्रतियोगिता आदि के मामले में एक दूसरे के पूरक रूप में कार्य करेंगे। आपसी सहयोग अंतर सांस्कृतिक व बहु अनुशासनिक अधिगम को बढ़ावा देता हूँ। साथ ही भारतीय स्थल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकता है। भारतीय संस्थानों के बीच सहयोग। कई भारतीय संस्थानों प्रभावी संसाधन समेत अंतर्राष्ट्रीय भारतीय संस्थानों के बीच सहयोग। कई भारतीय संस्थानों प्रभावी संसाधन प्रबंधन, बेहतर अनुसंधान संस्थाएं, वित्तीय कौशल आदि के लिए आपस में सहयोग का एक नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं। इस तरह का सहयोग अन्य देशों में देखा जा सकता है, जैसे अमेरिका में आईवी लीग, यूनाइटेड किंगडम में रसेल ग्रुप, चीन में C9 लीग आदि। भारतीय HEIs के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। शीर्ष पायदान पर विद्यमान भारतीय वह संस्था अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करके स्वयं को विविधता प्रदान करते हैं। कमजोर वर्गों की सरकारी सहायता को। सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने के लिए सरकार पिछड़े वर्गों और हाशिए पर रह रहे लोगों को FHEIs के भारतीय परिसरों में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है। FHEIs की भागीदारी के संबंध में विनियामक इकोसिस्टम की सुव्यवस्थित करना। शिक्षाविदों, भूस्वामित्व, कराधान और फैकल्टी भर्ती के कारण के संबंध में विनियामक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। इससे भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए भी समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। प्रस्तावित भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग को भारतीय और विदेशी HEIs पर मानकों एवं समान दिशा निर्देशों के निर्धारण के लिए वैधानिक जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। विश्वविद्यालय के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC के बेंचमार्क में उन
के लिए वैधानिक जिम्मेदारी दी जा सकती है। मूल्यांकन की विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन पार्षद के बेंच मार्क को उन FHEIs तक विस्तारित किया जा सकता है जो भारत में अपने परिसर में स्थापित कर सकते हैं। भारतीय छात्रों के विदेशों में जाने हेतु उत्तरदायी कारक: बेहतर शैक्षिक गुणवत्ता, बेहतर जीवन स्तर, भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंतराल के कारण उत्पन्न आपूर्ति मांग असंतुलित, भारतीय परिवर्तन की बढ़ती मांग, पारंपरिक पाठ्यक्रमों के अलावा विभिन्न प्रकार के अन्य पाठ्यक्रम विकल्प, अनुसंधान के लिए आधारभूत संबंधित सुर्खियाँ। NAC विश्वविद्यालयों स्वायत्त महाविद्यालयों तक पहुँच स्थापित करने के लिए नए मानदंड जारी किए हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ने विश्वविद्यालय और स्वायत्त महाविद्यालय के निर्धारित मानदंड को कवर नहीं कर पाए जारी किया है। NAC को 1994 में UGC के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। NAC का कार्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों के कामकाज के रूप में गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करना। भारत में उच्च शिक्षा हमारे भविष्य की आधारशिला। पूरे इतिहास में विश्वविद्यालयों ने व्यक्तियों के साथ साथ सामान्य रूप से समाज के लिए बहुत सारे लाभ प्रदान किए हैं। 21वीं सदी में जैसे जैसे नई खोजें निरंतर तकनीकी नवाचार के साथ जुड़ रही हैं, उच्चतर शिक्षा कभी भी व्यक्ति और समाज के लिए अधिक लाभकारी नहीं रही है। लेकिन जैसा कि हाल के कई अध्ययनों से पता चला है कि भारतीय उच्चतर शिक्षा की स्थिति निराशाजनक है और इसलिए योग्य कार्यबल की आपूर्ति पर गंभीर बाधा है। विश्लेषण करता है। मौलिक सिद्धांतों। NEP 2020 मौलिक सिद्धांतों, दृष्टि और लक्ष्यों को लागू करने के तरीके और साधन सुझाता है ताकि भारत में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार हो सके। अब नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ भाई साहब।